जय हिंद दोस्तों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट संख्या 19 को देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक प्रश्न को और एक एक ऑप्शन को ऑपरेशन करते हुए यानी कि पूरा डिटेल से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कलम और कॉपी लेकर के बैठिए ताकि एडिशनल चीज को जब मैं नोट कराऊं तो आप उसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने से ये होगा कि उस टॉपिक से आगे अगर सेट में प्रश्न आती है या एग्जाम में प्रश्न आती है तो आपसे वह छूट नहीं पाए। इसके लेकर के आप लोग के सामने इतना रिसर्च के साथ में पहुंचता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छा खासा प्यार बरसा रहे हैं। प्रश्न स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और नए नए लोग जुड़ सके। पहला प्रश्न है साथियों की रासायनिक समव्यवस्था यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो अग्र अभिक्रिया के दर पश्च अभिक्रिया यानी कि बाद में की अभिक्रिया के दर के क्या होता है, यानी कि आगे यानी कि पहले की दर और पश्च यानी कि बाद की दर की अभिक्रिया के क्या परिस्थिति आएगी रासायनिक समव्यवस्था में। साथियों आपको आगे की दर और पीछे की दर दोनों बराबर रहती है, दोनों बराबर रहती है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों इसको एक आप ग्राफ के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि यह ग्राफ आपको इस प्रकार का रहेगा कि जैसे एक तरफ आपको रहेगा सांद्रता, एक तरफ आपको सांद्रता रहेगा और दूसरे तरफ आपको नीचे अभिक्रिया की दर रहेगा, अभिक्रिया की दर रहेगा साथियों। और यह इसका मिलान जो है ऐसे बनेगा, देखिए और इस प्रकार से बनेगा। यानी कि बाद में जो शुरू हुई और शुरू में स्टार्टिंग में जो अभिक्रिया शुरू हुई दोनों आन करके जो है एक पॉइंट पे बराबर हो जाती है। ऊपर वाली अभिकारक के तौर पे रहेगा और नीचे वाले प्रतिफल के तौर पे रहेगा। तो इस प्रकार से बनती है। अब आप नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन क्या करना है, जैसे देखिए कि समाव्यवस्था, समाव्यवस्था एक क्या होता है तो समाव्यवस्था है एक गति प्रकृति की होती है। यह जो है आपको क्या होता है तो यह गति की प्रकृति की होती है और जिसका अर्थ होता है कि अभिक्रिया, इसका अभिक्रिया जो है रुकती नहीं है, लगातार एकदम चलते रहती है। गति लगातार चलती रहती है बल्कि दोनों दिशाओं में समान गति चलती रहती है साथियों। इसका अर्थ ये हुआ। तो इस चीज के साथ में हम लोग थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा भी जाता है तो इसलिए डिफिकल्ट प्रश्न को उसको थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दहन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त इनमें से नहीं है। देखिए साथियों इनमें से आपको उत्प्रेरक की उपस्थिति जरूरी नहीं है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अगर कोई कार्य हो रही है तो उत्प्रेरक उसको डाल दिया जाए उसमें तो वो प्रक्रिया और तेजी हो जाएगी, वो प्रक्रिया और तेजी हो जाएगा। लेकिन इसको यहाँ जरूरत नहीं है। हम लोग की जरूरत है कि ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए और ज्वलन के लिए एक ताप होती है वह ताप चाहिए। ये तीनों चीज को जरूरी होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ जरूरी नहीं होती है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे दहन की परिभाषा समझिए। दहन है कि दहन एक जो है आपको रासायनिक प्रक्रिया है साथियों जिसमें कोई भी पदार्थ समानतः जो है ऑक्सीजन के साथ में जो है तेजी से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कह सकते हैं अभिक्रिया करके है जो आपको ऊष्मा और प्रकाश देने का काम करता है। देखिए दहन की आपको मुख्य रूप से 3 गो शर्त होती है। 3 शर्त याद रखिएगा। जैसे ज्वलनशील पदार्थ रहना चाहिए जिसको ईंधन भी कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा तो वो नहीं चल पाएगा, और उसके बाद में ज्वलन ताप चाहिए। हर वस्तु के एक अपन अपना ज्वलनशील ताप होती है तो वह ताप की उपस्थिति होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि जैसे पदार्थ का न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलना शुरू कर दे वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलना साथियों। देखिए पायस या इमल्सन एक जो आपको कोलाइड होता है तो जिसमें क्या होता है तो पायस में साथियों, पायस में आपको देखना है
कि पायस एक कोलाइड है, इसको में क्या होता है। तो साथियों इसको में आपको देखना है कि एक द्रव दूसरे अमिश्रित द्रव पर प्रक्षेपित रहता है। एक द्रव जो है वह दूसरे वैसे द्रव जिसको में अमिश्रित मतलब कि पूर्ण रूप से मिल नहीं गया है और उसमें आपको प्रक्षेपित होता है, यानी कि उसमें शामिल होता है। जैसे आप दूध देखिए, दूध में जो क्रीम है पूर्ण रूप से मिला नहीं रहता है, लेकिन आपको उसको में आपको क्या रहता है, प्रक्षेपित रहता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके और डिटेल में अगर देखते हैं तो जैसे पायस दिया है तो पायस का अर्थ समझिए। जैसे पायस है कि द्रव में द्रव का मिश्रण, क्या है साथियों, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। दूध जैसे एग्जाम्पल में देखें, एक होता है जेली होता है या जेल होता है, यह द्रव में ठोस का मिश्रण होता है। एक होता है फॉग या झाग या फेम, तो इसमें है गैस में द्रव का मिश्रण होता है, जैसे साबुन का झाग है। एक एरोसोल होता है जो गैस में ठोस का मिश्रण होता है, जैसे धुआं। तो इन सब सारी चीज को आपको नजर रखना है और जो नोट डाउन करा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए चौथा प्रश्न है कि डी ब्लॉक के तत्व समानता प्रदर्शित करता है। तो देखिए साथियों डी ब्लॉक के तत्व समानता जो आपको प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं यह प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक में रहने वाले तत्व। एक एक पॉइंट को आपको देख के चलना है कि जैसे देखिए डी ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित रहता है उसका क्या क्या गुण हो सकता है। सबसे पहले कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ये आपने देखे। दूसरा में कि इसमें उपस्थित तत्व का जो है संक्रमणीय यानी कि अभिक्रियाशील तत्व होता है, यानी कि दूसरा से अभिक्रिया करने वाला होता है। तीसरा पॉइंट में देखिए इसमें जो उपस्थित है डी ब्लॉक में जो उपस्थित तत्व है धनात्मक यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करता है। धनात्मक होता है जो ऑक्सीकरण कहा जाता है, और धनात्मक होता है इसको में क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक प्राप्त करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक हो जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको 5वां नंबर है। साथियों 5वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए कह रहा है कि अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है जो चयापचय की क्रिया जो है नियंत्रण करता है, चयापचय की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। साथियों इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, तो यह आपको थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को देखिए, जैसे अवटु ग्रंथि है साथियों, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, तो यह गर्दन में स्थित होता है और इसका जो आपको प्राकृतिक या गुण के देखें तो यह अंततः स्रावी ग्रंथि है। देखिए यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो एक तो आपको थायरॉक्सिन देखें, लेकिन इसको थायरॉक्सिन के साथ साथ में याद रखिएगा थायरॉक्सिन में एक T4 होता है, T4, और एक होता है ट्राई आयोडाइड थायोसिन T3, यानी कि आप जनरली याद रखिए T4 और T3 ये दोनों स्रावित करता है। इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्न्याशय ग्रंथि से होता है और इसका कार्य जो है रक्त में शर्करा या शुगर का नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद में है आपको एड्रेनलिन है, इसका कार्य स्रावित आपको अधिवृक्क ग्रंथि से होता है और कार्य इसका होता है, इसका मुख्य गुण है कि लड़ो या भागो प्रक्रिया से यह कार्य करता है। लड़ो या भागो, या तो आपको देखता है कमजोर है उसको से लड़ भी जाता है, और अब देखा कि हमसे भरियार है तो यह भाग जाता है, इसका यह गुण है। उसके बाद में आपको देखिए वृद्धि हार्मोन है साथियों, इसको में आपको स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका कार्य है कि शरीर को वृद्धि करना, इसीलिए इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और प्रश्न का आंसर आपको थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। तो इतनी सारी डिटेल आप अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे ऐसा प्रश्न आए तो आपसे चूक नहीं पाए साथियों। 6ठा नंबर है पौधे में कैम्बियम
की गति से क्या होता है, कैम्बियम की गति से क्या होता है साथियों। तो देखिएगा इसको में आपको जो होता है कि द्वितीयक वृद्धि या जो है आपको मोटाई में वृद्धि होता है, पौधा है उसको में आपको मोटाई में वृद्धि होता है, उसको द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। और ऊपर वाले ऑप्शन देखिएगा जिसमें आपको दिया गया है कि आपको प्राथमिक वृद्धि जिसको में लंबाई की वृद्धि होता है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे पौधे में द्वितीयक वृद्धि का अर्थ क्या हो गया साथियों, क्या क्या आएगा। जैसे यह आपको प्रदर्शित करता है कि पौधा में मोटाई की वृद्धि होगी, और इसको में कैम्बियम विभाज्योतक भी कहा जाता है, तो आप ये लिखा भी गया है इसको में। उसके बाद अब देखिए जैसे कैम्बियम एक कोशिका भी होता है, क्या होता है साथियों, कैम्बियम एक आपको कोशिका भी होता है, और इस कोशिका में सक्रिय रूप से विभाजित होकर द्वितीयक जाइलम यानी कि अंदर की ओर और द्वितीयक फ्लोएम यानी बाहर की ओर निर्माण करती है। उसके बाद में देखिएगा जैसे पौधे में प्राथमिक वृद्धि क्या है बाबू, पौधे में प्राथमिक वृद्धि यानी कि इसका अर्थ लंबाई में वृद्धि से है, और यह इसको कहा जाता है कि शीर्षास्त्र विभाग तक इसको में काम करता है। शीर्षास्त्र का मतलब कि ऊपर की ओर कह सकते हैं, ऊपर की ओर कह सकते हैं। और इसको में जो है आपको प्रो या मूल के शीर्ष पर यह पाया जाता है। अब मुख्य सिंपल सी भाषा में समझिए, जैसे कोई वृक्ष है तो ये इसका ऊपर वाली जो भाग होता है और मूल यानी कि नीचे वाली भाग होता है, इसको में इसका मौजूद होता है। जैसे आप एक डाली है तो डाली के ऊपरी सिरा में यह मौजूद होता है, तो डाली के और ऊपर वह बढ़ाने का काम करता है। और जड़ में भी वैसा ही होता है कि जड़ एक छोटा सा सिरा है, उसको अंतिम बिंदु पे होता है और जड़ को यह और अंतिम धरती के तरह ले जाने का काम करता है। तो इन सब सारे चीज को देखिएगा। दूसरी चीज में है कि आपको फलों को पकाने के लिए स्टीलिन की जरूरत होती है, यह अलग से था, नोट कर लीजिएगा, आगे हो सकता है एग्जाम में दे दे। 7वां नंबर प्रश्न है कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कमी के कारण होता है। साथियों आपको यह रतौंधी तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है, और विटामिन ए की जो भरपूरता प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जो दांत से मसूड़ा आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस होता है, जिसको में हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डियां लपकने लगती है और आसानी से टूट जाती है। विटामिन के शरीर के ब्लड को रक्त को थक्का जमने में यह कार्य सहायक होता है। नहीं तो अगर आपको सहायक नहीं होता तो हाथ पैर या किसी चीज कट जाने या ऑपरेशन करने के बाद में जो कट लगता है तो उससे लगता है ब्लड बहते रहती है, लेकिन विटामिन के की उपस्थिति के कारण है कि उस जगह ब्लड धीरे धीरे जमना शुरू होता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। आगे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न है। वीडियो को साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेहनत करके यह कंटेंट तैयार किया गया है, और हमें नहीं लगता है कि आपको यह आगे वाली एग्जाम आएगी उसके काम करेगा। हमें पूरा लगता है कि ये इतना अपने जितना भी कैपेसिटी है उसके अनुसार मेहनत करके यह तैयार किए हैं, इतना रिसर्च करके आप लोग के लिए लाए हैं साथियों। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए वर्गीकरण का मूल जो यूनिट आपको इसको में जाति होता है साथियों, ध्यान रखना है। तो आपको जाति यानी कि स्पेसीज के आधार पे इसको किया जाता है। अब एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जैसे वर्गीकरण यानी कि वर्गीकी का पिता भी तो कहा जाता है, वर्गीकरण कहिए या टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसका जनक आपको कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। यह 18वीं सदी में इस थ्योरी को दिया था। देखिए वैज्ञानिक इसको नामकरण जो है व्यवस्थित पद्धति है, इसको द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। आपको कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में आपको जैसे देखिए इनका एक आपको बुक है कैरोलस लिनियस के, बुक दो है, एक है सिस्टेमा नेचुरी और एक स्पेसीज प्लांटोरियम है, एक स्पेसीज प्लांटरम है। तो इन दो को बुक है, इनका और नाम है कार्ल्स लिनियस भी कहा जाता है या कार्ल्स बॉर्न भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम को भी याद रखिएगा, लेकिन बुक आपको याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी और स्पेसीज प्लांटरम।
ये आपको जरूरी याद रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, और उसको जगत भी देख सकते हैं किस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो यह बड़ा से छोटा और घटते हुए देखें तो सबसे पहले जगत आता है यानी कि किंगडम, उसके बाद में संघ आता है, उसके बाद में वर्ग आता है, उसके बाद में गण आता है, कुल आता है, वंश आता है और जाति आता है। लेकिन जाति इसको में सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है। 9वां प्रश्न है साथियों कि मनुष्य में हेमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिकी विकार है, यानी किस प्रकार की आनुवंशिकी बीमारी है साथियों। तो यह आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एस सहरगल अप्रभावी है, एस सहरगल अप्रभावी है, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब हीमोफीलिया क्या होता है इसको समझिएगा और नोट डाउन करिएगा। जैसे हीमोफीलिया है कि एक आनुवंशिकी रक्त स्राव विकार है साथियों, रक्त इसको में बहता है और जिसमें रक्त का थक्का बनने की क्षमता है वह कम हो जाता है हेमोफीलिया में। ध्यान रखिएगा, हेमोफीलिया यह जिम्मेदार कैसे हो सकता है, कैसे यह गुण एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो एक्स गुणसूत्र जो है, एक्स गुणसूत्र में यह मौजूदगी होता है और एक्स गुणसूत्र के माध्यम से यह ट्रांसफर होता है। यदि कोई पुरुष अपनी मां से कोई दोषपूर्ण एक्स गुणसूत्र पाया है तो इस रोग का वह ग्रसित रहेगा, इस रोग से वह ग्रसित रहेगा। लेकिन आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि एक्स गुणसूत्र इस रोग का वाहक है, एक्स गुणसूत्र जो है इस रोग का वाहक है। अगर वही व्यक्ति यानी कि किसी के मां से बेटी जन्म ली है तो महिला में एक्स और एक्स गुणसूत्र यानी कि दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और उसको में से एक गुणसूत्र है आपको एक एक्स है समान रहेगा और एक एक्स जो है दोषपूर्ण रहेगा इस बीमारी से। तो देखिए ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, लक्षण दिखाई नहीं देगा उस बीमारी का, लेकिन हाँ एक चीज है कि रोग का वाहक रहेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही चला जाएगा। एक पॉइंट है आपको देखिएगा, ऑटोसोमल प्रभाव। ऑटोसोमल प्रभावी आपको बी ऑप्शन में साथियों, इसको में होता है कि आनुवंशिकी जो वंशागति है जिसको में बीमारी का वाहक का तरीका है। ऑटोसोमल एक आनुवंशिकी बीमारी की वाहक की तरीका है और इसमें माता या पिता में से किसी एक से भी दोषपूर्ण जीन अगर जो है आवश्यकता पड़ती है, दोनों में आपको माता या पिता दोनों में कोई एक जीन अगर दोषपूर्ण है तो यह आपको ऑटोसोमल कहलाता है और यह गुण एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखिएगा 10 नंबर में है कि खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पे संचित होता है। खाद्य श्रृंखला में आपको सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट में होता है, उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होता है, लगभग में आपको 10% ऊर्जा है इसको में संचित रहता है, बाकी आपको सारी ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है साथियों। एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। जैसे उत्पादक क्या होता है, उत्पादक होता है जैसे हरे पौधे हैं, शैवाल हैं, यानी कि आपको मिट्टी से जो चीज उपज रही है, धरती से जो चीज उपज रही है वह उत्पादक के तौर पे आ जाएगा। और इसमें जो है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य का जो ऊर्जा है, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि भोजन में परिवर्तित करता है, एक परिवर्तित करने का काम करता है और इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है साथियों, उत्पादक में सबसे अधिक होती है। अब देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता दिया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता का अर्थ होता है कि शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव यानी कि प्रोडक्ट जो उत्पादक हो रहा है उसी चीज को खा करके जीवन भरण अपन काटने वाली को शाकाहारी कहते हैं। जैसे में आपको कीट हो गया, पतंग हो गया, जानवर हो गया, तो ये सब चीज है आपको शाकाहारी है, यानी कि जो प्राकृतिक चीज से उपज रहा है वही चीज को यह उपभोग कर रहा है। इस परिस्थिति में देखिएगा कि जो शाकाहारी रहता है यह आपको उत्पादक को खाता है और इसको में 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है, बाकी 90% ऊर्जा है वह आपको अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में आपको इधर उधर नष्ट हो जाती है, लेकिन 10% है एक से दूसरा आपको उपभोक्ता में ट्रांसफर होता है एनर्जी को, ध्यान रखिएगा। अधिकांश ऊर्जा श्वसन, ऊष्मा और अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना है। द्वितीयक उपभोक्ता आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब होता है मांसाहारी, मांसाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके
प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके यह कार्य करता है। जैसे देखिए, यह प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होता है और यह द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है और प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, और इसमें ऊर्जा का भी कम स्थानांतरित होता है। इसमें ऊर्जा है वो कम स्थानांतरित होगा। और इसमें देखिएगा, जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर है जो घटते चला जाता है। खाद्य श्रृंखला जो बनती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो यह सब ऊर्जा की स्तर धीरे धीरे घटते चला जाता है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, यहाँ से गद्यांश दिया है। गद्यांश है, आपको इसको पढ़ लीजिए और इसको पढ़ करके आपको लगभग में सही सब कुछ इसी में से आंसर दिया रहेगा, तो आप बना सकते हैं। या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और सारे मैथ का क्वेश्चन है सॉल्यूशन आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक एक करके बना सकते हैं। जैसे देखिए, अब इस प्रश्न को आपको पूरा के पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना लंबा, थोड़ा सा ऐसे ही लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि पूरा समझा के बताते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में देखिए आंसर बता देते हैं। जैसे में 11 नंबर है कि व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यवहार है उसको सुधारने के लिए सबसे जो उत्तम समय होता है आपको यह छात्रावस्था होता है। छात्र हैं, छात्र की अवस्था में आपको हर वह जो है किसी चीज को सुधारने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इसको में जिस ओर चल दिए, जिस ओर जवानी चल दी, उस ओर कहानी बदल जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में साथियों की छात्रों के गुरुकुल में छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है साथियों? यहाँ जो है आपको कठोर अनुशासन को पालन करने के लिए आपको गुरुकुल में छोड़ा जाता था। अब वो प्रथा समाप्त हो गई, अब तो डायरेक्टली स्कूल सिस्टम है। यह पहले के जमाने में गुरुकुल की परिस्थिति थी। आगे देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर में साथियों की छात्रावस्था की जो उपयुक्त तुलना की गई है, यानी कि इसमें से क्या तुलना किया गया है, ऊपर में जो गद्यांश सारांश दिया गया है उसको में क्या तुलना किया गया है छात्र को तुलना किया गया है साथियों एक सफेद चादर की तरह। एक सफेद चादर जैसे होता है कि उस पे किसी भी रंग छिड़क दिया जाए, सभी रंग को वह अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार आपको सफेद चादर की तरह स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें जिस ओर आप इसमें चल दिए उस ओर आपकी सफलता मिलना शुरू हो जाए, उस ओर आपकी ढल जाए, सारे ज्ञान प्राप्ति होने लगी, उस ओर आपको सुदृढ़ता मिलने लगेगी। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसको में शीर्षक आपको दिखेगा, शीर्षक इसको में मुख्य रूप से जो है आपको इसको में क्या हो सकता है, इसको में क्या हो सकता है कि विद्यार्थी जीवन पे आधारित है। यह कहानी का इस सारांश का शीर्षक जो है विद्यार्थी जीवन पे आधारित है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अरे अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। अंबिका शब्द है, अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची जो आपको है इसके लिए ध्यान रखिएगा, जैसे जननी, माई, धात्री, अंबा, माँ, ये सब आपकी अंबिका शब्द की पर्यायवाची है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर है साथियों की नीरजा किनकी कृति है, नीरजा किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह नीरजा है, आपको ध्यान रखना ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे देखिएगा सारे पॉइंट, जैसे महादेवी वर्मा की और कौन कौन सी कृति है। देखिए आधुनिक, सबसे पहले तो महादेवी वर्मा के आधुनिक मीरा कहा जाता है, मीरा के रूप में जाना जाता है। और इनका जो कविता का संग्रह में देखिए कौन कौन सा कविता का संग्रह में आया है, निहार है सबसे प्रथम है, रश्मि है, मिर्जा है, और उसके बाद में संध्या गीत है, संध्या गीत। ये 4 गो पॉइंट आपको याद रख, लेकिन इसको में निहार और नीरज के 2 प्रश्न आपको ज्यादा आता है। इसमें आपको देखिए एक दीप शिखा भी है, और यह जो इसका सम्मिलित रूप है आपको यमा में संग्रहित, जितना कविता है आपको यमा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसमें आपको पूरा के पूरा संग्रहित है साथियों। देखिए उसके बाद में तुलसीदास है ए ऑप्शन में, तुलसीदास द्वारा गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, यह सब आपको तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा बीना, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतक, युगांत, तो युगांत इनको में सबसे महत्वपूर्ण बुक है, कई बार एग्जाम में आया है।
चंद्रबरदई है, पृथ्वीराज रासो का लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में साथियों की दिए गए वाक्यों में त्रुटि को ज्ञात कर रहे हैं, कि इनको में क्या गलत है, गलत को ज्ञात करना है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था, तो इसको में आपको तो सुधा ने कृष्ण को, तो ये लाइन आपको गलत है साथियों, ये त्रुटि है, तो लगाने की जरूरत इसको में नहीं थी। उसके बाद देखिए 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न में है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में लिखा गया था? आपको यह मैथिली भाषा में लिखा गया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हिंदी से भी अच्छा खासा प्रश्न रहता है। 19 नंबर है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा क्या कारण है, वर्षा होने का क्या कारण है? देखिए तमिलनाडु के तट पर जो है आपको वर्षा होने का मुख्य कारण है साथियों, यह आपको उत्तर पूर्व वर्षा ऋतु मानसून के कारण जो यह वर्षा होता है। और यह भी है, इसको कह सकते हैं कि लौटती हुई मानसून के कारण है यह वर्षा होता है, लौटती हुई मानसून के कारण यह वर्षा होता है। और इसको में जो आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के तट पे लौटती हुई मानसून यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून को याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आप ये याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और उसके बाद में यह जून से सितंबर के महीना में भारी बारिश होती है। उसके बाद में सर्वप्रथम मानसून हवाएं जो है आपको केरल के तट से टकराती है, और यह मानसून, यह आपको परफोस्ट कहा जाता है, मानसून परफोस्ट कहा जाता है इस समय को। उसके बाद मानसूनी हवाएं केरल के तट पे, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तट पे टकराती है, और यह जून के प्रथम सप्ताह में मानसून टकराती है। इसको सीधा कह सकते हैं कि मानसून आपको केरल के तट पे जून के प्रथम सप्ताह में टकराती है साथियों। इन सारे पॉइंट आपको एग्जाम के ओरिएंटेड एकदम बिल्कुल समझिए तो आपको गोल्डन चीज है, नोट कर लीजिएगा, आगे प्रश्न ऐसा आएगा। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित जो आपको बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? साथियों यह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, और वीडियो को है शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा जो आपको दिल में आए इतना मेहनत करने के बाद में, वो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में विकास के जिम्मेदारी है? श्वेत, देखिए आपको सबसे पहले कि स्वर्ण क्रांति है, और स्वर्ण क्रांति है यह कृषि में बागवानी क्षेत्र के में यह क्रांति लाने के लिए अहम भूमिका निभाया है। और यह जो है आपको ध्यान रखिएगा 1991 से लेके 2003 के समय इसका माना जाता है, ध्यान रखना है। इसको में आपको बागवानी में जैसे मुख्य रूप से आप देखें तो इसको शहद, फल और सब्जी, ये 3 चीज पे इसको सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एक होता है गोल क्रांति, गोल क्रांति में आलू का उत्पादन को वृद्धि कहा जाता है, वृद्धि किया गया। और उसके बाद में एक होता है काली क्रांति, काली क्रांति में आपको तिलहन को जो उत्पादन है, काली क्रांति में पेट्रोलियम का उत्पादन, काली क्रांति में आपको पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और पीली क्रांति है, पीली क्रांति में आपको तेलहन की उत्पादन को बढ़ाया गया। इसका शुरुआत आपको 1986 में, इसका 1986 में इसका शुरुआत माना जाता है। उसके बाद पीली क्रांति का ध्यान रखना है, पीली क्रांति का। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट है 22 नंबर। एक व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीना के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है? साथियों यह आपके 6 महीना तक ले इसको मंत्री के पद पे नियुक्त कर सकता है, उसके बाद में इसकी प्रक्रिया बदलती है। 23 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत के संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था?
यह दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। अब दोनों चीज को देखिए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। पहले 73वां संविधान संशोधन इसमें है कि लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास हुआ। उसके बाद में राज्यसभा में आपको 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज के प्रावधान है, पंचायती राज। और पंचायती राज जो है इसको में आपको भाग 9 का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद में अनुच्छेद 243 से लेके 243 के 9 तक प्रावधान किया गया है। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। ऐसे आप याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायती जो है आपको राजस्थान नगर के नागौर जिला से पंचायत शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू के समय में। उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन देखिए। 74वां संविधान संशोधन है साथियों कि यह जो है आपको नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें क्या है, 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित है। इसको में प्रावधान किया गया, देखिए भाग 9 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के त से लेकर के 243 के ए और 6 तक ले प्रावधान किया गया है। और अनुसूची इसको 12वां में रखा गया है। अनुसूची आपको 12वां में रखा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हो जाएगा, 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिका हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है साथियों 24 नंबर में कि वर्ष 2028 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित जो है किया गया था। तो अधिनियम या विधेयक है प्रस्तावित किया गया था, यह अधिकार बिल था साथी। अधिकार बिल था, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और अधिकार बिल जो आपको 1928 में इसको प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू समिति इसको पर काम कर रहा था। इसको में देखिए क्या क्या बात हुआ था। देखिए भारत के लिए इसमें जो है आपको डोमिनियन स्टेट ऑफ सरकार की संघीय प्रणाली की प्रावधान प्रस्ताव था इसमें। और इसको में गारंटी भी दिया गया है। देखिए इसमें गारंटी भी मिला गया है कि किस अधिकार का गारंटी मिला है। गारंटी अधिकार का मिला, जैसे नागरिक का मौलिक अधिकार है उसको गारंटी इसको में देने की बात थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इसको में आपको शामिल थी। एक है इलवर्ट बिल, आप पहला ऑप्शन में देखिए साथियों। पहला ऑप्शन में आपको इलवर्ट बिल है। इलवर्ट बिल 1883 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और इसका उद्देश्य था कि न्याय में नस्ल का भेदभाव समाप्त करना है। और इसी के कारण इसमें विवाद हो गया और यूरोपीय समुदाय के जो लोग हैं इस बिल को काफी विरोध करने लगे। और वह विरोध को श्वेत क्रांति, श्वेत विद्रोह भी कहे जाने लगा। उसका कहना था, यूरोपीय लोग का कहना था कि भारतीय जज द्वारा हम लोग का जो है ट्रायल नहीं होना चाहिए। इन गोरा लोग का कहना था, विदेश आपको अंग्रेज लोग का कहना था कि भारतीय द्वारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका बिल का विरोध किया गया था। बाद में उसको संशोधन करके उसको प्रस्तुत किया गया। 25 नंबर में है कि मेनम वन जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए साथियों, आपको 25 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर के लिए सिक्किम आपको सही जवाब हो जाएगा। यह सिक्किम में स्थित है, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 75 के द्वारा है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त यह जो प्रावधान किया गया है। अब एक एक अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। जैसे में आपको 73 अनुच्छेद 73 है, इसको में संघ के कार्यकारी शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 है, इसको में आपको राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है, इसको बारे में जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद आपको 70 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के जो है आपको कार्यों का निर्वहन के बारे में जानकारी दिया गया है। और एक 71 याद रखिएगा, जिसमें आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो एक माह के भीतर जो आपको यह उस क्षेत्र के हाई कोर्ट में विवाद जो है आपको वाद है
उसमें आपको यह कंप्लेन कर सकते हैं। 72 नंबर देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में सेम चीज लागू होता है। 27 नंबर में कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। यह आपको सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर के लिए साथियों। तो आपको मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर के लिए। उसके बाद में 28 नंबर आपको सामने है और इसका जो है आपको चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट में आपको इसका और पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। चैनल पे आप जाकर के देख लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट किया रहेगा। निम्नलिखित में से कौन जो आपको मालदीव की आधिकारिक भाषा है, इसको भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूरा डिटेल पोस्ट कर देंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा या तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 28 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो यह जो है आपको ध्यान रखना है कि दिवेही है, दिवेही भाषा का आपको मालदीव में प्रयोग किया गया है। 29 नंबर है, 29 नंबर में है कि पुल निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो पुल आपको जो है राष्ट्रीय मुद्रा है साथियों, तो यह बोत्सवाना का है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब आ जाएगा, बोत्सवाना के है। और यह आपको राष्ट्रीय देश और मुद्रा भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे, उसको स्क्रीनशॉट फोटो टाइप के रहेगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा या तो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में 30वां नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार को नाम बदल करके शौर्य चक्र कर दिया गया साथियों। तो यह आपको किया गया है 30वां नंबर के लिए। सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र 3, अशोक चक्र 3 आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसको नाम बदल करके आपको शौर्य चक्र कर दिया गया है। अब एक एक चीज को समझिएगा, जैसे परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र में आपको युद्धकालीन वीरता के लिए दिया जाता है, जैसे थल सेना, वायु सेना और जल में युद्ध में वीरता दिखाता है, उसके लिए यह सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। एक महावीर चक्र होता है, महावीर चक्र आपको यह दूसरे सबसे बड़ी वीरता सम्मान है, वीरता पुरस्कार है और वीरता पद भी मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक वीर चक्र होता है, वीर चक्र में जो है आपको तीसरा सबसे बड़ी वीरता का पुरस्कार है। और एक अशोक चक्र है, एक अशोक चक्र आपको याद रखिएगा। तो अशोक चक्र है यह थल से थल, जल और नभ में पराक्रम या तो फिर उसके बाद में है जो अतुलनीय बलिदान के लिए और शांतिकालीन सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 31 नंबर। 31 नंबर में है कि एक जो है एक बल्ले यहां से मैथ का आपको डायरेक्टली बताते हैं, ये आपको टिक लगाते चल जाइए और बाद में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन संभव नहीं है साथियों। ये आपको 13 पॉइंट बी ऑप्शन आपको सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर के लिए। 13.33 आपको आंसर आने वाला है। उसके बाद में आप देखिए 32 नंबर के लिए, 32 नंबर के लिए आपको सही जवाब बीसी आने वाला है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस का ये सेट है साथियों, तो जीके जीएस पे हम लोग ज्यादा फोकस करना है। 33 नंबर के लिए आपको 4 आंसर आने वाला है। 33 नंबर के लिए आपको 4 यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद में है आपको 34 नंबर। 34 नंबर में साथियों कि आपको देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देख सकते हैं, जैसे क्योंकि आपको शुरू में ही आपको लिखा हुआ है कि जीके और जीएस का इसको पूरा डिटेल के साथ में ये वीडियो लेकर के आए हैं। बाकी मैथ का जो है सॉल्यूशन के लिए आपको अलग वीडियो आएगा। देखिए 34 नंबर में परागन के बाद निषेचन के फलस्वरूप जो बीजांड है ओव्यूल, यह किस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो आपको साथी परिवर्तित हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे यह आपको बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। अब एक करके देखिए, जैसे परागन होता है, आपको निषेचन में एक परागन होता है। परागन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पराग कण वर्तिग्रा पर पहुंचता है। उसके बाद में निषेचन क्या होता है, निषेचन जो है निषेचन के बाद में देखिएगा, निषेचन के बाद में बीजांड विकसित होता है और बीज के रूप धारण कर लेता है। उसके बाद में आपको देखिएगा अंडाशय जो है, अंडाशय विकसित होकर के फल का रूप ले लेता है। तो इन तीनों चारों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए।
एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे वाला सेट में आ जाए। 35 नंबर में कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं, बुद्धिमत्ता, स्मृति और भावनाओं का नियंत्रण करने का काम करता है। तो यह आपको प्रम मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम है, यह कार्य को करता है। 35 नंबर के लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब एक एक चीज समझिए, जैसे एक आपको अनुमस्तिष्क दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको अनुमस्तिष्क दिया गया है। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, सेरिबेलम है साथियों, यह शारीरिक संतुलन, चलने, दौड़ने, खड़ा होने के लिए या फिर सक्षम सूक्ष्म कौशल के लिए, जैसे लिखने, चित्र बनाने, इसके उसके बाद में पेशीय स्मृति के बारे में देखें तो जैसे बार बार की जाने वाली क्रियाओं को जो याद शरीर कर लेता है, हाथ याद कर लेता है, तो इसका नियंत्रण जो है आपको अनुमस्तिष्क करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको मेडुला ओब्लांगेटा आता है। सी वाले ऑप्शन में देखिएगा कि आपको मेडुला ओब्लांगेटा है। मेडुला ओब्लांगेटा हृदय की गति, श्वसन को, रक्तचाप को, अनैच्छिक क्रिया को, यह कार्य को नियंत्रित करता है। और इसको में जैसे में देखिएगा खांसने, छींकने, निगलने, उल्टी करने, इस सब चीज का नियंत्रण करने का काम मेडुला ओब्लांगेटा करता है। उसके बाद में देखिएगा हाइपोथैलेमस आपको चौथा ऑप्शन में है, यह शरीर के तापमान के नियंत्रण करना इसका मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस नंबर के लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर के लिए है कि एक्सॉन और यह आपको डेंड्राइट किस कोशिका का भाग है। तो यह जो आपको 36 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा, तो यह तंत्रिका कोशिका, याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का ये दोनों भाग है साथियों। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर के लिए। उसके बाद 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में आपको है केचुआ। केचुआ जो है, केचुआ का श्वसन अंग होता है, श्वसन, केचुआ श्वसन आपको त्वचा के द्वारा लेता है साथियों। मछली को आपको गलफारा के द्वारा सांस लेता है। आगे देखिएगा 38 नंबर है कि किसी द्रव के पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो होता है कि अणुओं के बीच में ससंजक बल लगता है, अणुओं के बीच में आपको क्या ससंजक बल लगता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में आपको 39 नंबर है। 39 नंबर में कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। देखिए जब त्रिज्या दिया रहता है, इसका सूत्र आपको फोकस बराबर आपको r/2 होता है। इसको में आप बैठाइएगा, जैसे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए माइनस में आता है साथियों। तो आप देखिए 40/2 करिएगा तो आपको 20 आने वाला है, और 20 आपको माइनस में आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए माइनस का प्रयोग होता है, उत्तल के लिए प्लस में आता है। 40 नंबर में कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। साथियों 40 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह जो है आपको 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न है आगे सेट में आया था और इस चीज को बताया गया है साथियों, इसके लिए करके ही आपको स्किप करके चल रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज को बेर बेर बताना ठीक है। लेंज का नियम इसके पहले वाला सेट में हम आपको बता दिए हैं पूरा डिटेल के साथ में। देखिए इसके लिए आपको सही जवाब हो जाए कि लेंज का नियम जो है आपको ऊर्जा से संबंधित है। क्या है, ऊर्जा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि रिकेटस नामक रोग किस विटामिन के कमी से बच्चों में होने वाली, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां लप जाती हैं, तो यह रिकेटस विटामिन डी के कारण होता है साथियों, विटामिन डी के कारण है, और रिकेटस बच्चे में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है, जो रात में देखने में दिक्कत होने लगती है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी है। विटामिन सी की मात्रा नींबू और आंवला में सबसे अधिक होता है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न है कि स्तंभ 1 को स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न रहेगा, यह आपको बनाना बहुत इजी है, 1 से 2 पॉइंट पर याद रहेगा तो बना लीजिएगा। जैसे में देखिए ए है, तो ए में जो आपको इसमें एंटीबॉडी दिया गया है और ये रक्त समूह है, तो ए में आपको एंटीबॉडी बी रहता है,
और बी में जो एंटीबॉडी है आपको ए रहता है। तो दो को अगर मालूम रहेगा तो यहाँ आपको काट करके बना सकते हैं। उसके बाद में ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता साथियों, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है। ओ में आपको ए एंटीबॉडी और बी भी एंटीबॉडी दोनों उपस्थित रहता है। इसी हिसाब से आपको ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ से इंग्लिश शुरू होता है। इंग्लिश भी 5 को प्रश्न रहता है, तो इसको थोड़ा जल्दीबाजी बता देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके लिए 44 नंबर के लिए आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 44 नंबर के बाद 45 नंबर, क्योंकि हम लोग का जीएस का फोकस करना है, जीएस को आपको इसको में महारथी बनाना है साथियों, जीके और जीएस के लिए। 45 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा 45 नंबर के लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन द आपको काउंसिल बाज अर्जेड हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 46 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर के लिए तो आपको डिसेंट यहाँ पर प्रयोग होगा, अब्यूज के लिए आपको डिसेंट का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर में आपको है, 47 नंबर के लिए आपको है जो चेक का प्रयोग है, चेक यहाँ पर इसको सही डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर है, 48 नंबर के लिए आपको देखिए ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। उसके बाद में 59 प्रश्न है, 59 प्रश्न के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए 59 प्रश्न के लिए आपको जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, द विल स्पेंड मनी ऑन सेंसर डिवाइसेज, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 50 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, चूज द, आपको जो है आपको मिसस्पेल्ड वर्ड को चुनना है। तो देखिए इसको में सभी सही दिया गया है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। आपको इसको में नन ऑफ दिस यानी कि नन ऑफ एबव, इसको में से कोई जो है आपको मिसस्पेल्ड नहीं है, ध्यान रखना मिसस्पेल्ड नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में साथियों आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। अब जो है भाग 2 में आपको 51 से लेकर प्रश्न शुरू होगा और वैसे ही पूरा डिटेल के साथ में शुरू किया जाएगा। और इसको 2 पार्ट में बनाने का रीजन है कि आपको एक एक प्रश्न को, सारे टॉपिक को, क्योंकि सेट में अलग सभी टॉपिक को कवर करके प्रश्न दिया जाता है, तो सारे चीज को एक बार रिकॉल करवाना है और इंपॉर्टेंट चीज को फिर से उसको रिमाइंड करवाना है साथियों। तो दूसरा भाग में फिर से रिसर्च करके लाएंगे और इतना रिसर्च पे आप लोग का तो थम्सअप बनता है। तो जाते जाते आप थम्सअप दे करके जाइए, कमेंट में आप दिल भेज करके जाइए। अगर मेरी मेहनत पे आपको यकीन है और मेहनत आपको एक अच्छी रास्ता में लेके जा रही है तो आप एक कमेंट करके एक दिल जरूर भेजिएगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जब तक लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।